हेलो एवरीवन, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू IES मास्टर। जैसे अभी ESE का प्रीलिम ख़त्म हो गया है और अभी हमारा नेक्स्ट फेज़ ऑफ प्रिपरेशन रहेगा ESE मेंस का। बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में चल रहे होंगे कि किस तरह से तैयारी किया जाए, क्या किया जाए। इसके रिगार्डिंग IES मास्टर आप लोग का किस तरह से हेल्प कर सकता है या हम लोग आपके लिए क्या प्रोग्राम ला सकते हैं, क्या बेनिफिट्स उसमें हो सकते हैं, वो सब चीज़ों के रिगार्डिंग थोड़ा डिस्कस करेंगे। यस सर। और जैसा कि अभी क्या है, बहुत सारे बच्चे जब एग्ज़ाम दे के आते हैं, एग्ज़ाम देने के आने के बाद बहुत उनके मन में दुविधाएं रहती है कि क्या कट ऑफ रहेगा, मेरा नंबर उसमें कितना आएगा, क्या मैं क्वालिफाई करूंगा या मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। इन सारी दुविधाओं के होते हुए क्या होते हैं, बच्चे अपना टाइम का वेस्टेज करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि अभी इन सब चीज़ों में ना होके, ना पढ़ के टाइम का वेस्टेज ना करें और ख़ास तौर से इस टाइम का यूटिलाइजेशन करें। और उस टाइम के यूटिलाइजेशन के लिए क्या करना चाहिए, दैट वी विल डिस्कस टुडे थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। राइट सर। तो क्या क्या चीज़ नया होगा, क्या नया चीज़ कवर किया जाएगा, उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो जैसे हम लोग का ये प्रोग्राम का नाम है कन्वेंशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम, और ये शायद बोथ हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही कराएंगे हम ये। राइट सर, ये दोनों मोड में रहेगा, ऑफलाइन में भी रहेगा और ऑनलाइन मोड में भी रहेगा। राइट, इस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस है, सिग्निफिकेंट चेंजेस। वो चेंजेस के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जैसे पहला हो गया अनकन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स। अगर जैसे तुम लास्ट ईयर का पेपर देखोगे, खास करके पेपर 1, तो उस पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो जनरली नहीं पूछे जाते हैं। तो 2-3 साल से अगर हम क्वेश्चन देखते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर डायरेक्ट एज इट इज रिपीट होना बहुत कम हो गया है। ठीक है, क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से, हर चैप्टर से, हर टॉपिक से कवर किया जा रहा है, तो टॉपिक छोड़ के जाना डिफ़िकल्ट है। अगर कोई पर्टिकुलर अप्रोच सोच के तुम हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट हो और वो अप्रोच वहाँ पे यूज़फुल ना हो। तो हम यहाँ पे जो भी तुमको क्वेश्चंस करवाया जाएगा, वो क्वेश्चंस पूरा नया सेट होगा। राइट, जो क्वेश्चन कहीं नहीं देखे होंगे हम लोगों ने, वो नया क्वेश्चंस होगा। और कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन में जो अलग अलग तरीके के मेथड्स हो सकते हैं उसको सॉल्व करने का, वो किया जाएगा। इसके पीछे रीज़न है सर कि अगर उनके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो जो पिछला ट्रेंड से जो बच्चे बना के चले आ रहे थे कि हर बार एक टाइप का पूछ रहा है, हाँ, उसमें थोड़ा भी अगर वो ट्विस्ट कर दे रहा है तो दे आर एक्चुअली नॉट एबल टू कम्पीट विद दैट वन। एक्चुअली क्या होता है सर, आप एग्जाम कंडीशन में ना बहुत ज़्यादा नया चीज़ नहीं सोच सकते अगर आप उस तरीके से ट्रेंड नहीं हुए हो। अगर आपको एग्जाम में पेपर मिल गया और पेपर में थोड़ा भी क्वेश्चन में चेंज है, तो फिर से नया सोच के बनाना डिफ़िकल्ट होता है, तब जब आपने एक ही तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अगर डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया है क्वेश्चन को, तो बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है जब पूरा भी नया क्वेश्चन होगा। तो लास्ट ईयर में जैसे सर RCC और स्टील के क्वेश्चन देखेंगे, तो वो क्वेश्चन सारे जो है कन्वेंशनल नहीं थे। मतलब अनकन्वेंशनल क्वेश्चन कहने का मतलब है उस टाइप का क्वेश्चन पहले नहीं पूछा जाता था। जैसे अगर स्टील का हम एक क्वेश्चन डिस्कस करें तो शियर लेग पे क्वेश्चन आया था। राइट, और शियर लेग पे जो जनरली हम क्वेश्चंस करते हैं या हमने देखा होगा क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन जनरली नहीं मिलता। तो अगर तुमको शियर लेग का प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो वो क्वेश्चन वहाँ फंस जाएगा। क्लियर है? तो वो सब तरीके की चीज़ों को हम लोग को इसमें इस प्रोग्राम में डिस्कस करना होगा। तो बेसिकली सर यहाँ पे अगर 3 पॉइंट जो हमने लिस्ट किया, अनकन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स, मतलब एक क्वेश्चन के कितने नंबर ऑफ तरीका हो सकते हैं, कितने टाइप से उस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। दूसरा हो गया पेपर देख के सरप्राइज्ड होगा और उस सरप्राइज की वजह से जो एंग्जाइटी होगा उसको मिनिमाइज कैसे किया जाएगा। राइट, और तीसरा हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हमको RCC में कोई बीम डिज़ाइन करना है, तो बीम डिज़ाइन का क्वेश्चन 8-10 तरीके से पूछा जा सकता है। कभी आपको विड्थ दे दिया, कभी डेप्थ दे दिया, कभी दोनों गिवन नहीं है, किसी में डेड लोड पहले से इंक्लूडेड है, डेड लोड नहीं है इंक्लूडेड। तो एक्चुअल हम लोग उसको कॉन्सेप्चुअली सोच के कैसा करना चाहिए ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व कर लें, उस पर ध्यान देंगे इस प्रोग्राम के दौरान। और बेसिकली जो हम देखेंगे सर इसमें कि और क्या क्या आपके चैलेंजेस आते हैं जो भी पेपर लिखने के लिए जाता है मेंस में, उन चैलेंजेस को भी हम बेसिकली डील करेंगे। जैसे कि आपका जो बेसिक थॉट प्रोसेस है, आप किस थॉट प्रोसेस से बैठ रहे एग्जाम लिखने के लिए, आपका थॉट प्रोसेस का अलाइनमेंट कैसे होगा। देन सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। कई बार क्या हुआ सर, एक बार का एग्जाम में जस्ट 2 साल पहले या 3 साल पहले मान लेते, जैसे सिंपली एक स्ट्रक्चर में इन्होंने पूछा, इंडिटरमिनेट ट्रस्ट में 2 मेंबर्स इंडिटरमिनेट थे। बेसिकली इंडिटरमिनेट ट्रस्ट एक बहुत मोनोटोनस प्रोसेस है, सॉल्व करने का आसान है, लेकिन सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे ने पहले ही उसको सिलेक्ट कर लिया
इट्स एक्चुअली लेंदी वन। बहुत लेंदी होने के कारण क्या है, और इनिशियल स्टेज में लेंदी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया जो 5 पेज बनाने में जाने वाला है, और कैलकुलेशन उसमें बहुत सारा है, बहुत चांसेस हैं कि बहुत उसमें मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम जरूर स्पेशली डील करेंगे कि आखिर आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कैसा हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। हम ये नहीं बता रहे हैं कि उस क्वेश्चन को सिलेक्ट नहीं करना है, बट किसको पहले सिलेक्ट करना है और किसको बाद में सिलेक्ट करना है, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। राइट। Isn't it, sir? यस सर। टाइम मैनेजमेंट, देखो टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ ईएससी के एग्जाम में हमको स्पेस मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना पड़ता है। अब क्या होता है कि तुम्हारे पास स्पेस पहले से प्री डिफाइंड होगा, तो क्वेश्चंस हम किस फ्रेमवर्क में लिखेंगे, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, वो सारा चीज़ों को हमको ध्यान देना पड़ेगा। और जो टाइम हमारे पास अवेलेबल है उसको कैसे ऑप्टिमाइज करके जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट होगा वो कैसे सॉल्व करना है, उस चीज़ पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट हो गया हमारा आंसर राइटिंग स्किल। खास करके आंसर राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। ठीक, तुमको स्टेप वाइज लिखने आना चाहिए, बुलेट पॉइंट में लिखना आना चाहिए। उसके बाद अगर हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर हम सॉल्व कर रहे हैं और खाली नंबर से नंबर दिख रहा है कॉपी चेक करने वाले को, तो उसमें नंबर डिडक्ट होने के चांसेस रहेंगे। तो उसमें कैसे लिखना है, तो राइटिंग का क्या स्किल होना चाहिए, कैसे लिखें। तो सेम क्वेश्चन में अगर आउट ऑफ 20 हमको पहले 10 मिल रहा था तो वो 10 को कम से कम हम 18 या 19 तक लेके जाएं। इनफैक्ट सर पढ़ाते समय हम इस बात को भी ध्यान रखने वाले हैं कि किसी एक पर्टिकुलर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में अगर ध्यान देंगे, कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से पूछा जा सकता है, अलग अलग मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। राइट। तो वो अलग अलग मार्क्स के लिए आप क्या वेरिएशंस कर सकते हैं, अगर आपको ये नहीं मालूम है तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है। मान लेते हैं कोई लगातार मान लिया पिछले 2-3 बार से ऐसा कुछ 10 नंबर में पूछा गया है, ऑन ऑफ सडन उसको मैंने 20 नंबर में उठा के पूछ दिया, तो आप क्या चेंज करेंगे। ऐसा एक बार के लिए स्टूडेंट उसमें डिसाइड नहीं कर पाता है। मान लेते हैं 10 नंबर के लिए वो तैयार करता था तो सर उसने मान लिया 6-8 कुछ बुलेट पॉइंट्स याद कर रखे थे उसने। अब सडनली अगर मैं उसको 20 नंबर के लिए पूछ दूं तो उसमें क्या आपको एक्स्ट्रा देना चाहिए। अगर वो आपको नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे, आप उसमें फिर अननेसेसरी पूरा पैराग्राफ बना के लिखना स्टार्ट कर देंगे या कुछ अननेसेसरी डाटा देना चालू कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये ज्यादा नंबर का है तो मुझे कुछ तो ज्यादा लिखना चाहिए, लेकिन ये अल्टीमेटली हो सकता है आपके लिए नुकसानदायक हो जाए। So all those answer writing skills are very important and that also we are going to deal with it. जी सर। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रोग्राम आ रहा है, राइट, इसका नाम है कन्वेंशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम, इसको हम CQPP कहते हैं। इसमें हमारे पास एक बुक है, उस बुक में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होगा आपके पास, आप उसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे और क्लास में जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो पूरे नए क्वेश्चंस होंगे, सारे सब्जेक्ट के नए क्वेश्चंस होंगे। उस क्वेश्चंस को हम क्लास में डिस्कस करेंगे, वो आपको पहले से नहीं मिलेगा। जो बुक मिलेगा उस बुक में आपके पास खाली सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होंगे। कोशिश ये रहेगी कि क्लास में ही हम लोग सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे दें, उसके साथ साथ जितने वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे वैरायटी को कवर किया जाएगा। और ये क्वेश्चंस हम लोग खुद फैकल्टी ही बनाएंगे और उसको क्लास में डील किया जाएगा। और ये जो प्रोग्राम है सर, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी कहा था, ये दोनों मोड में अवेलेबल होगा आप लोग के लिए, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, ये दोनों मोड में होगा। और हमारा जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो 10 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। क्लियर है, ये कोर्स 10 मार्च से स्टार्ट होगा। डाउट सॉल्विंग से लेके टेस्ट सीरीज प्लस क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चंस फैकल्टी के द्वारा, उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस आप लोग के लिए होगा, जिसमें 100% सिलेबस और टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। और ये जो प्रोग्राम है स्पेशली कन्वेंशनल वाला, इसमें थोड़ा सा एक हट के बता रहा हूँ, जो प्रीलिम्स के बाद जो मेंस लिखते हैं बच्चे उसके लिए तो है ही, लेकिन सर मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे करीब ठीक ठाक पढ़ भी लेते हैं, कन्वेंशनल प्रैक्टिस का जो प्रोग्राम है उसको अगर किसी को मेंस नहीं भी लिखना है तो भी मैं जनरली, मैं अपने एंड से बोल रहा हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि उनको बनाना चाहिए, क्योंकि एक एक कन्वेंशनल क्वेश्चन को बनाने से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है। एट द सेम टाइम एक कन्वेंशनल क्वेश्चन आप समझिए कि 6-7-8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देता है। आपके हर एक MS MCQ या ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम को अटेम्प्ट करने में भी बेनिफिट होता है इससे। जी सर, ये शायद सोचा जाता है कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही करना चाहिए, बट ऐसा इन एक्चुअल है नहीं। हम अगर ऑब्जेक्टिव की तैयारी के समय ही कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लें तो ऑब्जेक्टिव में भी क्लैरिटी बढ़ जाती है, और आप एक ही जगह पे 3-4 ऑब्जेक्टिव देखते हो तो उसमें क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। राइट सर? जी सर। और सर ये प्रोग्राम हमारे लिए जो ES के मेंस वाले हैं, इसके अलावा जो सिविल सर्विसेज में सिविल इंजीनियरिंग के पेपर को ऑप्शनल चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, Right. उनके लिए भी सेम यही प्रोग्राम है।
क्योंकि so they also can join. सिलेबस मोर और लेस सेम है और क्वेश्चंस का लेवल भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो वो लोग 100% इसको ज्वाइन करते हैं। सर ये हमने लिखा हुआ है किस किस के लिए बेनिफिशियल होगा, जैसे राइट। इसमें जो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है, पहला हो गया थोरो रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स विद न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा पहले ही आपको कि जो क्लास में क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वो हम लोग खुद ही बना रहे हैं और वो पूरा नया सेट ऑफ क्वेश्चंस होगा। और सर जहाँ जहाँ भी हम लोग को थ्योरी की रिक्वायरमेंट होगा, हालांकि हम लोग प्री में पढ़ चुके हैं सारे थ्योरी, बट जैसे सब लोग को पता है कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ऐसा भी होता है कि कोई ES क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को भी पूछा जाए 3 महीने बाद कि कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के नाम बता दो, तो वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है कि सब्जेक्ट थे कितने, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो कवरेज ऑफ थ्योरी जहाँ पे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड थ्योरी कवर किया जाएगा, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है जो जिनको लगता है कि प्री क्वालिफाई हो जाएगा, या जो प्री लाइन के आसपास है, या जो चाहते हैं कि कंप्लीटनेस हो जाए सो दैट मेरा नेक्स्ट ईयर की भी प्रिपरेशन आसान हो जाएगा। और जैसे सर ने भी कहा कि जो सिविल सर्विस दे रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल को लेके, वो लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपका क्या कहना है इस पे? बिल्कुल सर, क्योंकि जो दोनों का पैटर्न है, आप अगर ध्यान देंगे, हम तो हमेशा क्या हमारा काम होता है क्वेश्चन प्रीवियस सब हमारे नज़र से होके जाता है। सो ऑल द IAS के जो क्वेश्चंस होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन होते हैं, दे आर मोर और लेस सेम। मतलब जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है उसमें बहुत ज़्यादा का कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ये जो सेम प्रोग्राम कन्वेंशनल वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन का है, ये ES के मेंस के लिए तो है ही, और सिविल सर्विसेज में जो सिविल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करते हैं ऑप्शनल, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रोग्राम है ये। राइट सर। थोड़ा सा अगर हम देखें कि जो कट ऑफ गया था, अगर ये जनरल कैटेगरी की ही है, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जो लास्ट 2 साल का था 2021 में ये 249 था आउट ऑफ 500 टोटल जो हमारा मार्क्स है, और 2022 में 233 था। इस बार का भी क्वेश्चन पेपर को देख के सर मुझे तो ये लग रहा है कि कट ऑफ जो है इसी के आसपास ही होगा। जी, हालांकि हर बार क्या है, बहुत सारा कुछ प्लस माइनस होता है, कभी थोड़े सीट्स का ज़्यादा होना, कम होना, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरेंस का ज़्यादा और कम होना, तो एक ही चीज़ पर तो वेरिएशन नहीं हम बोल सकते हैं कि कट ऑफ का वेरिएशन होगा, और पेपर का इजी आना या थोड़ा सा टफ होना। बट इस बार अगर हम जब पिछले के हिसाब से देखें तो आई ऑल्सो एग्री के ये जो पिछली बार था ऑलमोस्ट उसी के आसपास ही कुछ रहेगा। थोड़ा ऐसा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर 100-150 कैंडिडेट ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं तो इससे कम भी हो सकता है। सो हम कोई पर्टिकुलर फिगर आपको नहीं देंगे, किसी फिगर के नीचे अगर हो तो क्वालिफाई नहीं होगा, इसके ऊपर हो तो क्वालिफाई हो जाएगा। बट इसी के रेंज में मोर और लेस हमारा प्री का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। जी सर। ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है कि पूरा नया क्वेश्चंस होगा क्लास में, जितने पॉसिबल मेथड्स हैं उन सारे से समझाया जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना होगा, टेस्ट सीरीज होंगे, डाउट सॉल्व होंगे आपको, अनकन्वेंशनल स्टैंडर्ड मतलब हर क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे 2 से 3 मेथड में सॉल्व करने की, सो दैट यू गेट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल एज अगर उस क्वेश्चन का थोड़ा सा भी ट्विस्ट करके उसको पूछा गया एग्जाम में तो तुम खुद से भी सोच के उसको बना लो। बिल्कुल सर। राइट सर, इतना विजडम तो प्रोवाइड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोर्स हमने ऑलरेडी इसको डिजाइन किया है, स्पेशली इस बार पिछले बार से अलग है, और ताकि आपका विजडम इतना रहे कि अगर क्वेश्चन में चेंजेस आए तो आप वहां पर भी अटेम्प्ट कर सके एग्जाम के टाइम पर। ठीक है सर, तो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड, राइट। और ये प्रोग्राम जैसे हमने देखा कि 10 मार्च से ये स्टार्ट होने वाला है, और क्या क्या सेलिएंट फीचर्स है वो हम लोगों ने बता दिया। ठीक है, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, एंड इट विल बी वेरी गुड प्रोग्राम आपका एक टोटल कवरेज के लिए, प्लस जो क्वालिफाई कर रहे हैं उन लोग के लिए तो 100% ये रिक्वायरमेंट है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड, ऑल द बेस्ट। बाकी फिर आगे प्रोग्राम में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। यस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, थैंक यू।